Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is for class 12th IT students. So one student asked me to create a video on these programs which are given to him by his school teacher. So we are going to discuss the programs like these programs are for practical file program to implement constructor using parameter. Now constructor is defined in your syllabus in the book which is given by CBSE, but उसमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं एक्सप्लेन किया है, तो ये आपके थ्योरी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बट प्रैक्टिकल में अगर आपको दिया है और कंस्ट्रक्टर है तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर वो होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसे इनिशिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उनके डेटा मेंबर्स में कुछ वैल्यू पुट करनी है, उनके डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है, तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं उस क्लास की। और कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है इट इज़ सेम एज द क्लास नेम। तो यहाँ पे जैसे क्लास नेम कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर जो है दैट इज़ ऑल्सो विद द नेम कंस्ट्रक्टर ओनली। और कंस्ट्रक्टर हमें पता है कि इट इज़ अ स्पेशल मैथड, ये एक तरीके का मैथड होता है, बट इट डज़ नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। इसमें कोई रिटर्न टाइप आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू विल सिंपली राइट द नेम ऑफ द क्लास, क्योंकि कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम होता है। देन द आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्टर में, दैट्स वाई इट इज़ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो वी नो कि ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, व्हेन यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर stu1 इज़ द ऑब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट इस क्लास का न्यू कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे असाइन होगी। ये जो अंकित वैल्यू है ये नेम में चले जाएगी एंड 19 वैल्यू विल बी असाइन टू द एज। अब इन पैरामीटर्स की वैल्यू विल बी यूज्ड है, तो स्टूडेंट नेम में जो है अंकित वैल्यू आ जाएगी एंड स्टूडेंट एज में 19 आ जाएगी। In the same way it will be done for student 2 also, stu2, and then these values will be passed to these parameters और फिर यहाँ असाइन हो जाएगी। नाउ stu1 डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले फंक्शन भी यहाँ पे बना है, डेटा मेंबर है इस क्लास का, जो कि क्या कर रहा है, स्टूडेंट नेम प्लस स्टूडेंट एज। तो स्टूडेंट नेम प्रिंट करेगा और बीच में एक स्पेस देके स्टूडेंट एज, तो अंकित 19 एंड देन सेकेंड स्टूडेंट के लिए भी डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ है, तो सेम आपका जो है स्टूडेंट नेम और एज विद अ गैप डिस्प्ले हो जाएगा विद अ स्पेस। सो इन दिस वे वी इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कि जैसे हम कंस्ट्रक्टर तो हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है सो यू कैन चेक द वीडियोज़ इन द प्लेलिस्ट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर। कि कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा मेंबर्स हैं उस क्लास के उन्हें इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर आपको उसी क्लास में डिफाइन करना है एंड यू कैन इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास यूजिंग कंस्ट्रक्टर। और ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का, तो यहाँ पे खुद से कॉल हो जाएगा एंड बिकॉज इट इज़ हैविंग पैरामीटर्स तो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू पास करनी होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ टू इम्प्लीमेंट प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। तो हमने पढ़ा था कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है, इट मेक्स द डेटा मेंबर प्राइवेट, मीन्स कि कोई और क्लास इसे एक्सेस नहीं कर सकती डायरेक्टली। जो भी डेटा मेंबर्स प्राइवेट है तो कोई और क्लास अगर इसे एक्सेस करना चाहेगी डायरेक्टली, लाइक दूसरी क्लास यहाँ पे बुक टेस्ट है, ये क्लास है प्राइवेट और ये वाली क्लास बुक टेस्ट है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने प्राइवेट क्लास का, अब हम डी डॉट नेम लिखेंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। तो आप ट्राई भी कर सकते हो डायरेक्टली, अगर आप डी डॉट नेम लिखोगे so it will not allow you to access this data member directly in another class, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कर दिया हमने। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि अब अगर हमें इन्हें किसी और क्लास में इनडायरेक्टली यूज़ करना है देन वी यूज़ गेटर एंड सेटर मेथड्स। तो यहाँ पे गेटर मेथड है जो कि इस वेरिएबल को रिटर्न करेगा, तो हम इस मेथड को दूसरी क्लास में कॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले सेट नेम मेथड कॉल हुआ है जिसमें कि आपका देखो पहले यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड क्लास में प्राइवेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है दैट इज़ डी, फिर डी के थ्रू सेट नेम दैट इज़ सेटर मेथड कॉल हुआ है विद अ आर्ग्यूमेंट विद द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिस डॉट नेम इज दिस, जो है दिस कीवर्ड जो है वो क्या करता है, जो भी आपका करेंट ऑब्जेक्ट होता है
उसको रेफ़र करता है। तो यहाँ पे यानी कि करंट ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ से वैल्यू पास हुई है दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्या प्रिंट करना है, डी डॉट गेट नेम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डी है, डी का गेट नेम क्या होगा, जो असाइन हुआ है दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द आउटपुट। Next is write a program to implement protected access modifier. Now what is protected access modifier? Normally if we don't write any keyword here, अगर हम protected या private ना लिखें डेटा मेंबर के आगे, सिंपली स्ट्रिंग नेम लिखें, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ पब्लिक। ये क्या होता है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है इनका। पब्लिक मीन्स कि ये कहीं से भी किसी भी क्लास से क्या हो सकते हैं, एक्सेस किए जा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे डायरेक्टली डी डॉट नेम यूज़ कर सकती हूँ किसी भी क्लास में, चाहे वो इवन किसी और प्रोजेक्ट में ही क्यों ना हो क्लास, तब भी वो ये वाले जो डेटा मेंबर है एक्सेस हो सकते हैं अगर ये पब्लिक है। जैसे मैंने हेलो वर्ड प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पे हेलो वर्ड पैकेज बनाया है, ऐसे एक और पैकेज अगर मैंने बनाया तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस पैकेज की क्लास से इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकती हूँ अगर इन केस ये पब्लिक होगा। अब प्रोटेक्टेड के केस में क्या होता है, अगर सेम प्रोजेक्ट में क्लासेस हैं, जावा क्लासेस हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी सेम वही है, बस यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिखेगा कि यहाँ पे गेटर और सेटर मेथड्स यूज़ नहीं हुए हैं फॉर एक्सेसिंग दिस वेरिएबल डेटा मेंबर आई शुड से। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर डी डॉट नेम सीधे असाइन कर लिया। वहाँ पे हमें सेटर मेथड कॉल करना पड़ा था फॉर असाइनिंग द नेम, दैट वाज डी डॉट सेट नेम, बट यहाँ पे हमें कोई सेटर मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने डायरेक्टली नेम को यूज़ करके एक्सेस करके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असाइन कर दिया और फिर ये फंक्शन कॉल कर दिया, दैट इज़, जबकि ये फंक्शन भी देखिए प्रोटेक्टेड था बट स्टिल इट इज़ एक्सेस्ड, और इसको हमने डायरेक्टली एक्सेस करके क्या किया, नेम प्रिंट कर लिया। सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द आउटपुट, तो आउटपुट सेम है। नेक्स्ट इज़ राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम अगर कोई अनवांटेड इवेंट अगर हो जाता है दैन इट इज़ कॉल्ड एन एक्सेप्शन, और उसी को डील करना, उसी को हैंडल करना इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो अगर एक्सेप्शन थ्रो करेगा प्रोग्राम तो क्या होगा, अब नॉर्मली आपका प्रोग्राम जो है डिस्टर्ब हो सकता है या इट मीन्स कि रुक सकता है। तो अगर हम कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम को जो है नॉर्मली जैसे प्रोग्राम चल रहा हो वैसे चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए वी यूज़ ट्राई कैच ब्लॉक। हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यू विल राइट द कोड जो आपको लगता है कि एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, उस कोड को आप इसमें लिखेंगे, एंड देन यू विल वट एवर एक्शन यू वॉन्ट टू परफॉर्म, कि आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, कि इन केस आपका क्या हो रहा है, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है किसी एक्शन पे, तो उस केस में आप क्या एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, दैट यू विल मेंशन इन कैच ब्लॉक। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि ई डॉट गेट मैसेज, जो भी एक्सेप्शन किस वजह से आ रहा है वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे डिवाइड बाय ज़ीरो ये जो आया है इस वजह से आया, ई डॉट गेट मैसेज की वजह से ये पोर्शन आया है आपका आउटपुट में। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे वाइवा में कि इसके वजह से क्या आउटपुट आया, सो डिवाइड बाय ज़ीरो। और बाकी तो ये लाइन जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में ये जो लाइन लिखी हुई है ये एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हुई है। सो अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेन से आपका फंक्शन रन करना स्टार्ट होता है, आपका प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। तो सबसे पहले ये डिस्प्ले हुआ है एंटर द डिविडेंड एंड डिवीज़र। तो उसके बाद यहाँ पे स्कैनर क्लास यूज़ हो रही है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। हमें पता है स्कैनर क्लास हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है। तो यहाँ पे आप डिविडेंड की वैल्यू ले रहे हैं यूज़र से, ऐसे डिवीज़र की वैल्यू यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे 40 और 0, तो ऑब्वियसली अगर 40 डिवाइडेड 0 होगा, इसके बाद यहाँ ट्राई ब्लॉक में आएगा। और हमें पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र क्या करे, 0 वैल्यू एंटर कर दे। तो ऐसे ये फंक्शन कॉल हुआ, ये यहाँ आएगा 40 डिवीजन बाय 0। जैसे 40 डिवीजन बाय 0 होगा तो वैसे ही एक्सेप्शन थ्रो होगा। अगर नॉर्मली एक्सेप्शन नहीं थ्रो हुआ इस फंक्शन में, लाइक किसी ने 40 और 10 एंटर किया और एक्सेप्शन नहीं थ्रो हुआ, तो सिंपली आपका जो भी कोशेंट होगा दैट विल बी प्रिंटेड। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगा क्योंकि 40 और 0 आया है। तो ओबियसली एक्सेप्शन जो है रन करेगा, कैच ब्लॉक रन करेगा
ये वाली लाइन रन नहीं करेगी। क्या होगा, जैसे ही एक्सेप्शन थ्रो हुआ बाय दिस डिवाइड मेथड तो सीधे आपका कैच ब्लॉक रन होगा और यहाँ से ये वाला जो स्टेटमेंट है कैच ब्लॉक का दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये हमने डिटेल्स में पढ़ी हुई है वीडियोस। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एसर्शन। नाउ व्हाट इज़ एसर्शन, कि अगर हम कोई भी अजम्पशन कर रहे हैं प्रोग्राम में, हम कुछ चीज़ अज्यूम कर रहे हैं और हमें उसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि ये जो भी हमारा अजम्पशन है वो सही है या नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि जो भी वैल्यू वेरिएबल है, जो भी वैल्यू है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, कि 20 होगी या फिर उससे बड़ी होगी। बट हमने यहाँ पे वैल्यू क्या लिया, 15 लिया है। तो इसको चेक करने के लिए कि क्या वैल्यू हमेशा जो है 20 से बड़ी होगी, ये चीज़ एसर्ट की गई है। तो अगर ये ट्रू होगी तब तो आपका ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमेशा एज्यूम किया जाता है कि ये क्या है, ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू होगा देन इट विल बी प्रिंटेड दैट इज़ वैल्यू इज़ 20, जो भी मतलब वैल्यू होगी वेरिएबल की। नेक्स्ट इज़ अगर इन केस ये फॉल्स हो गया तो आपका ये जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन, ये एसर्ट एक्सप्रेशन के बाद कंडीशन के बाद जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा होगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इन केस अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स होती है। सो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका अंडर वेट विद द एसर्शन एरर। तो यहाँ पे ये एसर्शन एरर है मेन जावा डॉट LANG एसर्शन एरर, और यहाँ पे ये आपका मैसेज डिस्प्ले हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ टू इम्प्लीमेंट थ्रेड्स बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड्स क्लास। नाउ व्हाट आर थ्रेड्स? थ्रेड्स क्या होती है, लाइट वेट प्रोसेस ऑफ अ प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम की छोटी छोटी प्रोसेसेस जो कि क्या कर सकती हैं कभी भी, मतलब जिससे कि रिसोर्सेज जो हैं प्रॉपरली यूटिलाइज हों, तो वो क्या करती हैं सब एक साथ रन करती हैं। हाउएवर वी हैव सेट द प्रायोरिटी हियर। ये प्रोग्राम मैंने पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है, आई विल प्रोवाइड द लिंक देयर, अच्छे से डिस्कस किया है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो हम थ्रेडिंग के लिए क्या करते हैं, वी क्रिएट अ क्लास, फिर हम उसको किससे इनहेरिट करते हैं, थ्रेड क्लास से। ये थ्रेड जो है इनबिल्ट क्लास है, वी इनहेरिट दिस क्लास फ्रॉम हेयर। एक्सटेंड मतलब होता है कि इसकी फीचर्स ये यूज़ कर सकती है मल्टी थ्रेड क्लास। तो देर आर 2 मेथड्स ऑफ यूजिंग थ्रेड क्लास। तो ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं थ्रेड्स टॉपिक, आप वो वीडियो देख सकते हैं इन द प्लेलिस्ट। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रन मैथड इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। जैसे ही आप थ्रेड को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से रन मैथड कॉल हो जाता है। तो रन में आपने जो भी लिखा है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट दीज थ्रेड्स। तो यहाँ पे मल्टी थ्रेड इज़ द क्लास। इस क्लास के आपके थ्री थ्रेड्स आर क्रिएटेड, T1 T2 T3। ये सिंटेक्स है फॉर क्रिएटिंग द थ्रेड्स। उसके बाद इनकी प्रायोरिटी सेट हुई है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, T1 की, उसके बाद T2 की और T3 की। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है इन द आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले T1 एग्जीक्यूट होगा, और T1 एग्जीक्यूट होगा जैसे T1 स्टार्ट, T2 स्टार्ट, T3 स्टार्ट। अगर ये प्रायोरिटी नहीं सेट की होती तो कोई भी पहले एग्जीक्यूट हो जाता, बट यहाँ पे प्रायोरिटी सेट है तो सबसे पहले जाएगा T1। T1 जैसे T1 डॉट स्टार्ट हुआ तो रन होगा। थ्रेड नेम इक्वल्स टू थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम, यानी कि जो भी करंट थ्रेड है यानी कि T1, इसका नेम गेट होगा, इसका नेम है थ्रेड 0। तो T1 जो भी पहला थ्रेड होता है उसका नेम होता है थ्रेड डैश 0। तो ये थ्रेड नेम को असाइन हो गया और यही प्रिंट हो रहा है, दैट्स वाई थ्रेड 0 इज़ प्रिंटेड। उसके बाद सेकेंड वाला होगा, इसका नेम है थ्रेड 1, ये प्रिंट हो जाएगा। देन T3, इसका नेम है थ्रेड 2, दैट विल बी प्रिंटेड। नेक्स्ट इज प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट रैपर क्लास। सो व्हाट आर रैपर क्लासेस? रैपर क्लास टॉपिक अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, दिस इज़ लेफ्ट, तो हम जल्दी से भी डिस्कस करेंगे। रैपर क्लास क्या होती है, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं लाइक इंट, कैर, स्ट्रिंग, इन सब के लिए, बाइट, इन सब के लिए क्लास है। जैसे अभी हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, इंट डी, अगर हम ऐसे लिखेंगे इंट डी इक्वल्स टू 50, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे अभी हम रैपर क्लास यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन में 50 स्टोर हो जाएगा जिसका नेम जो है डी है। इस मेमोरी लोकेशन को नेम दिया गया है डी। बट इन केस अगर हम ऐसे लिखें इंटीजर, नाउ दिस इंटीजर इज़ अ रैपर क्लास, इंटीजर डी इक्वल्स टू 50,
इस केस में क्या होगा, इंटीजर रैपर क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि इस मेमोरी लोकेशन में सेव होगा, यानी कि स्टोर होगा, यानी कि जो मेमोरी लोकेशन है वो इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रही है, जिसमें कि जिसमें आपकी वैल्यू 50 है, और इसको पॉइंट कर रहा है ये d. इट मीन्स इट इज़ अ रेफरेंस टू दिस ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इंटीजर क्लास. डिटेल में जो है हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे जल्दी. सो अभी आप फ़िलहाल के लिए शॉर्ट में इतना याद कर सकते हैं कि जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके लिए क्लासेस हैं, रैपर क्लासेस हैं, लाइक इंटीजर, बूलियन. तो हम यहाँ पे कौन सी क्लास यूज़ कर रहे हैं, हम इंटीजर क्लास यूज़ कर रहे हैं, और इनके इनबिल्ट मेथड है. ये मेथड हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, पार्स एंड इनपुट फंक्शन के टाइम पे हम ये डिस्कस कर चुके हैं. सो इंटीजर क्लास है यहाँ पे रैपर क्लास, जिसका पार्स एंड फंक्शन यूज़ हो रहा है. पार्स एंड क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग होगी उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे 34 स्ट्रिंग है तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इसने डी को असाइन कर दिया. सो ऑब्वियसली जब हम वैल्यू ऑफ डी प्लस डी कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ डी क्या आ जाएगी, आपकी 34 आ जाएगी. इट इज़ अ नाउ इंटीजर वैल्यू. सो यहाँ पे इंटीजर रैपर क्लास यूज़ हुई है, इसी के थ्रू आपका क्या हो गया, रैपर क्लास इम्प्लीमेंट हो गई. Now the last program, write a program to implement threads by implementing runnable interface. तो थ्रेड तो अब आपको पता ही है कॉन्सेप्ट थ्रेड का. यहाँ पे क्या हुआ है, बस ये सिंटेक्स चेंज हो गया है. इम्प्लीमेंट्स रनेबल, जब अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्लीमेंट्स रनेबल, देन यहाँ पे रन फंक्शन डिफाइन हुआ है आपका, और फिर 3 थ्रेड्स आर क्रिएटेड और उन्हें स्टार्ट किया गया. सो ऑब्वियसली उसके बाद रन मेथड आपका कॉल हो जाएगा T1 और T2 के लिए. सो दिस मच इन दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और ये PDF का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो अगर आपको भी इस तरीके के प्रैक्टिकल मिले हैं फॉर योर प्रैक्टिकल फाइल, तो आप इनसे आइडिया ले सकते हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, कॉमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ.